और चलिए अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी में उत्साह है। वहीं पीएम मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो अपनी मां हीराबेन से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही पीएम सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि 30 मई को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र मोदी ने 353 सांसदों का समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को एनडीए के सहयोगियों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति जी ने मुझे पदनामित प्रधानमंत्री के रूप में पत्र दिया है और शपथ मंत्रिपरिषद के शपथ के लिए आगे की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित किया है। मैं हो सके उतना जल्दी आगे की कार्यवाही की जानकारियां आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊंगा। शनिवार को दूसरी पारी की तैयारी में जुटे एनडीए की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने चुनकर आए सभी सांसदों को कई नसीहतें दी और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अपनी दूसरी पारी का मंत्र बताया। धन्यवाद देकर मन से सभी सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तस्वीरें भले ही दो हैं, लेकिन संदेश एक है। संसद और संविधान, यही है सत्ता की असली पहचान। नरेंद्र मोदी के लिए पीएम बनने का ये दूसरा मौका है और इस बार भी उन्होंने चौका मार दिया है। पहली बार सांसद बनकर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने 2014 में संसद की चौखट पर सिर झुकाया था और इस बार उन्होंने संविधान के सामने सिर झुकाया है। और सुनिए नई सरकार के लिए क्या मंत्र दिया है। और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। पीएम मोदी ने ये मंत्र सबसे आखिरी में दिया। इससे पहले दिए गए अपने 75 मिनट के अभिभाषण में मोदी ने चुनकर आए सांसदों को कई नसीहतें भी दी। सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारियों का एहसास कराया। जो प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। जिम्मेदारी के बाद बारी आई सत्ता के चरित्र की। पीएम ने सत्ता को सेवा भाव का मार्ग करार दिया। जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण। सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद सांसद सबके लिए होते हैं, उनके लिए भी जिन्होंने समर्थन दिया और उनके लिए भी जिन्होंने विरोध किया। जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी हैं। पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी सीख दी वो थी ग्लैमर से दूर रहने की। जी हाँ, मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छपास और दिखास से बचना चाहिए। इससे अगर बचकर चलते हैं तो बहुत कुछ बचा सकते हैं। दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को वीआईपी कल्चर से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही ऐसे लोगों से भी दूरी बनाने की नसीहत दी जो पहले सेवा भाव दिखाते हैं, बाद में मेवा खाते हैं। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। पीएम मोदी ने गरीबी को दूर करने के नाम पर कुछ छल का भी जिक्र किया और पिछले 5 साल के कार्यकाल में उसमें छेद करने की बात कही। कि हमने ये जो भ्रमजाल थी,
ये जो घनघोर बादल थे उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। सवा घंटे के अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो अल्पसंख्यकों को लेकर कही। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। मोदी ने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की जरूरत पर जोर दिया और उन्हें वोट बैंक के जाल में फंसाने और बेवजह डराने का आरोप लगाया। यकीनन इसके बिना सबका साथ और सबका विकास मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन अगर विकास की बात मान भी लें तो भी सबका विश्वास तो कतई नहीं जीता जा सकता। आपका भी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की तो कांग्रेस पार्टी में हंगामा मच गया। इस मसले पर हल के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें राहुल के प्रस्ताव को खारिज किया गया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि इस्तीफा देने का मतलब है कि बीजेपी के जाल में फंसना और बीजेपी ने इसे कोरी नौटंकी करार दिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूरे कांग्रेसी कुनबे में कोलाहल मचा है। करारी हार और पीएम की कुर्सी न मिलने की कसक में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ने की पेशकश कर कांग्रेस की पेशानी पर बल्ला दिए हैं। 100% जिम्मेदारी राहुल गांधी की इस पेशकश से पसोपेश में फंसी कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह के मान मनोबल के बाद भी राहुल नहीं माने। वर्किंग कमेटी की बैठक में उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति व एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। CWC में राहुल गांधी ने इस्तीफे के बाद दोहराते हुए कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन बतौर अध्यक्ष अब काम नहीं करना चाहता। वही अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका का भी नाम न लिए जाने, यानी कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से न हो। वही CWC में राहुल गांधी को 4 विकल्प दिए गए हैं और सबसे अहम प्रस्ताव पास हुआ कि वो पार्टी के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। वही बीजेपी ने राहुल गांधी की पेशकश को पारिवारिक पटकथा बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें। बहरहाल राहुल गांधी जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हैं, वहीं यूपी से राज बब्बर और अमेठी जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफे की बात कही है। कुल मिलाकर इस्तीफों के इस दौर में कांग्रेस के सामने हार के बाद घर में घमासान को रोकना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने हाल ही में प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी को कांग्रेस सरकार पर हमलावर होने का मौका मुहैया करा दिया है। बीजेपी नेता सीएम, डिप्टी सीएम समेत पूरी सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गहलोत सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी, करारी हार से कांग्रेस में हड़कंप, कांग्रेस को फिर लेना चाहिए जनादेश। सियासत में एक ही हार दूसरे को जीत की संजीवनी देती है। तभी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजस्थान बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया करने के बाद गहलोत सरकार पर आक्रामक हो गई है, उससे इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी CWC की बैठक के अंदर इस्तीफा दो इस्तीफा लो का खेल खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार हताशा के वातावरण के अंदर कोई भी सरकार जन कल्याण नहीं कर सकती। जन कल्याण को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए पुनः जनादेश लेने के लिए। बात इस्तीफे तक सीमित नहीं रही।
प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कह दिया, जिसने प्रदेश के परिवहन मंत्री को तिलमिला दिया और उन्होंने बीजेपी को सरकार गिराने की चुनौती दे डाली। ये बिना पूछे झगड़ा हो रहा है, तो इनके तो संगठन में ही झगड़ा चल रहा है कि नेता कौन। ये नेता बनने की होड़ लगी हुई है, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े बयान दो और इन बयानों के जरिए हम जाकर कह सकें। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। तभी मध्यावधि चुनाव का शिगुफा छोड़कर बीजेपी पहले से परेशान कांग्रेस को और परेशान करना चाहती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में आज 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है। बीएसटीसी और प्री डीएलएड की परीक्षाएं आज है और समय दोपहर 2 से 5 बजे तक ये दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में 2000 से अधिक सेंटरों पर ये दोनों परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है। तो आज 2 बड़ी परीक्षाएं प्रदेश में है। जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी और प्री डीएलएड की परीक्षाओं की तैयारी की है, आज उन विद्यार्थियों के लिए इम्तिहान का दिन है और 2 बड़ी परीक्षाएं आज प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। समय दोपहर 2 से 5:30 बजे तक रहेगा दोनों ही परीक्षाओं का और 2000 से अधिक सेंटरों पर ये दोनों परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है। और अब अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर खदान में दबे मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है और 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर कर रही है और अभी भी मलबे में ही एक मजदूर जो है वो दबा हुआ है। खदान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और बहुत ही संकरी माइन है, अंदर मशीनें जा नहीं पा रही। काफ़ी बड़ी संख्या में मशीनें यहाँ पर पहले ही मंगाई हुई हैं। उन मशीनों से जो भी प्रयास हो पा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। जो भी संसाधन यहाँ पर हमारे पास में आवश्यकता है वो इकट्ठे किए जा चुके हैं पर क्योंकि बहुत ही सक्रिय माइन है, बहुत गहराई में मशीन और वो व्यक्ति फंसे हुए हैं, इसलिए अभी समय लगेगा, इसमें प्रक्रिया चल रही है। भीलवाड़ा में दूसरे प्रदेश से साड़ियों की खरीदारी करने आई एक महिला के साथ खरीदारी में सहयोग का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुशीला बेरवा की माने तो पीड़ित महिला को साड़ियों की खरीद में सहयोग का झांसा देकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोतवाली थानाधिकारी चेनाराम ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराकर मामला दर्ज किया है। जामा मस्जिद की तरफ जा रही थी, वहाँ उधर से मुझे एक महिला आती हुई दिखी जिसने अपना नाम मुझे नहीं बताया और जो काफ़ी परेशान और रो रही थी और उसको रास्ते पे उल्टी हो रही थी। तब मैंने रुक के पूछा कि ये अकेली है, उसके सर पे कोई दुपट्टा वगैरह नहीं था और वो बहुत ही भयभीत और डरी हुई सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा आप क्या हुआ, आपकी तबीयत ख़राब है क्या? उसने कहा दीदी किसी व्यक्ति ने मेरे साथ कोई छल किया है, मैं भीलवाड़ा से नहीं हूँ और वो लड़का मुझसे मेरे साथ ज़बरदस्ती कर यहाँ से भाग गया है। आज दिनांक को एक औरंगाबाद निवासी महिला ने उपस्थित थाना होकर के एक रिपोर्ट पेश की कि साहब मेरे साथ में मैं यहाँ जूस सेंटर है, यहाँ पर जूस पीने आई थी। वहाँ पर एक बंदा आया और उसने मेरे को साड़ियाँ दिलाने का नाम लेकर के और कहा कि मार्केट में चलो मैं आपको साड़ी दिला देता हूँ। जूस पिया, मेरी तबीयत थोड़ी नरम हुई तो उसने कहा कि आपकी तबीयत नरम हो रही है, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो और अपने घर पे चलते हैं। तो मैंने कहा आपका घर कहाँ है? तो उसने बताया कि यहाँ पास में ही है, वहाँ से मेरे को कुछ सामान भी लाना है और आप भी रेस्ट कर लो। इस बहाने उसने अपनी कार में बिठाया और उस महिला को अपने घर पे ले गया। घर पे ले जा करके उसने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर कि उसने मेरे साथ वहाँ पर दुष्कर्म किया है और चाकू दिखा कर कहा कि बोली कुछ किया तो उसको डराया धमकाया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद में वापस उसी जूस सेंटर के पास में उसको छोड़ दिया गया और वहाँ से वो महिला थाने पर आई। उसकी रिपोर्ट दर्ज करके उसका मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और आगे का अनुसंधान है वो जारी है। और चलिए बात कर लेते हैं जोधपुर की, जहां पर फलौदी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के लोगों की नींद उड़ सकती है। दरअसल सरकार की तरफ से रात 8 बजे के बाद शराब बेचना
कानूनी अपराध के दायरे में आता है, लेकिन सरकार के सारे नियम कानून को ताक पर रखकर यहां पर रात 11 बजे तक शराब की बिक्री होती है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रात के 11 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं जब यहां पर शराब की बिक्री हो रही थी, और वो भी अधिक दामों में। सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ जानने के बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारी अनजान बनकर यहां पर बैठे हुए हैं। राजधानी की रौनक में 4 चांद लग गए हैं, मानो यहां पर खुशियों ने दस्तक दे दी हो, क्योंकि ईद आने वाली है। जी हां, जिसको लेकर अभी से ही यहां के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ईद की रौनक, खुशियों की दस्तक, रोशनी से लिपटा बाजार, जोरों शोरों पर तैयारियां, क्योंकि आ रही है ईद। राजधानी में खुशियों का सैलाब है, हर तरफ रौनक ही रौनक है, लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। जी हाँ, गुलाबी नगरी में माहे रमजान के आखिरी हिस्से में ईद का बाजार सज गया है। त्योहार में सजने संवरने में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए महिलाओं ने पहले ही शॉपिंग शुरू कर दी है। कोई अपने लिए कपड़े खरीद रही हैं, तो कोई खरीद रही हैं श्रृंगार का सामान। वैसे ज़्यादा भारी कुछ पसंद नहीं है, मतलब गर्लिश टाइप में बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं इनके पास, और कैटलॉग एक से बढ़कर एक है। जन्मिस बार गरारा एंड गरारा गाउन, वन पीस, कराची वर्क, हैंड वर्क, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है माशाल्लाह। यहाँ पे स्पेस वगैरह, मतलब जैसे सूट वूट वगैरह हैंड वर्क में, या स्टेटस या गरारा वगैरह बहुत अच्छी आई हुई डिज़ाइन है, गाउन वाइन है, तो मुझे बहुत पसंद आए यहाँ पे गरारे से। आपको बता दें कि ईद से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। फैशन को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखा है। जरी वर्क, अनारकली, मुगलिया पैटर्न, कराची पैटर्न डिमांड में है, तो वहीं पुरुषों में पठानी सूट, अरबी चोगा डिमांड में है। कस्टमर की डिमांड को हम पहले आगे रखते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से गरारे, शरारे, लॉन्ग सूट और फ्रॉक वगैरह का अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी ट्रेंड तो के नाम है कुर्ता पजामे का चल रहा है, और ख़रीदारी में सूट चल रहे हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं लेने के लिए। जयपुर वासियों में ईद का उत्साह चरम पर है। यहाँ जहाँ नजर दौड़ाइएगा रौनक ही रौनक पाइएगा। खाने के लजीज व्यंजनों का भी लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। इबादत के बाद ईद से पहले जिस तरह लोगों से बाजार अटा पड़ा है, इससे व्यापारियों में भी खुशी की लहर है।